नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मनु का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यानों में हम मनु के राजनीतिक विचारों से संबंधित कई टॉपिक्स या विषयों का अध्ययन कर चुके हैं और जो आज का विषय है वह है मनु के परराष्ट्र संबंध, यानी जो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध हैं या एक राज्य द्वारा जब दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाए जाते हैं उनके संबंध में मनु के क्या विचार हैं। इन्हें हम आधुनिक शब्दों में या आधुनिक भाषा में हम कहें तो इंटरनेशनल रिलेशंस, दूसरे राष्ट्रों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे संबंध होते हैं उसी संदर्भ में मनु ने परराष्ट्र संबंध कहा है उनको। तो आइए हम शुरू करते हैं। परराष्ट्र नीति या परराष्ट्र संबंध। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक, हर चीज के दो पक्ष होते हैं सामान्य रूप से, एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का चित्रण किया है अपने विचारों में। उसने सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत, परराष्ट्र नीति के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं उसके अंतर्गत इन तीन बातों को शामिल किया है। पहला है उसका मंडल सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है उसका षाड्गुण्य नीति और तीसरा है उपाय। तो अपने जो परराष्ट्र संबंध है उसके सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत मनु ने तीन बातों को शामिल किया है जिनका हम इस व्याख्यान, इस लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। पहला है मंडल सिद्धांत, दूसरा है षाड्गुण्य नीति, यानी ऐसी नीति जिसके अंदर 6 बातें हैं, 6 गुणों वाली नीति, और उपाय। ये मंडल सिद्धांत क्या है, षाड्गुण्य नीति क्या है और उपाय क्या है, इनका हम इस लेक्चर के अंदर, इस व्याख्यान के अंदर अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और अब बात करते हैं परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष की। तो मनु ने परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत दूत व्यवस्था, जो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के में दूत नियुक्त किए जाते हैं या भेजे जाते हैं, उनके संबंध में बात कही है। और दूसरी है गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। गुप्तचर आप लोग जानते ही हो। तो परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था को मनु ने शामिल किया है। अब बात करते हैं परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष की, जिसके अंतर्गत हमारा पहला जो पक्ष है इसका वह है मंडल सिद्धांत। अब मंडल सिद्धांत क्या है हम जान लेते हैं। मंडल सिद्धांत अंतरराज्य संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। देखिए आप इसको ध्यान से पढ़िए कि मंडल सिद्धांत क्या करता है, परराष्ट्र या अंतरराज्य संबंधों के सुचारू संचालन के लिए क्या करता है, राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। तो मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राज्यों के वर्गीकरण पर बल दिया गया है ताकि अंतरराज्य संबंध या परराष्ट्र संबंधों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। दूसरी बात क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम एवं मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। अब ये सिद्धांत राजा को क्या सलाह देता है कि एक जो सफल राजा है, क्या जो सफल शासक होता है या जो सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसको अपने शत्रुओं की संख्या कम और मित्रों की संख्या अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंडल सिद्धांत क्या है कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का एक व्यवहारिक रूप है कि इस तरीके से संबंधों का संचालन करना चाहिए कि उसके शत्रु कम से कम रहें और मित्र अधिक से अधिक रहें और उनके बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। मनु ने विजिगिषु जो वह शब्द आया है वह विजय चाहने वाला जो राजा होता है या राष्ट्र होता है या सफलता चाहने वाला जो राजा होता है उसके संदर्भ में विजिगिषु मनु ने शब्द यूज किया है, ठीक है।
तो मनु ने विजिगीषु अर्थात जो विजय चाहने वाला है या सफलता का इच्छुक है, उसको अपने राज्य मंडल, जो राज्यों का मंडल सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीकरण किया है, उसके अंतर्गत जो विभिन्न वर्गीकरण उसने बताए हैं उसमें राज्य मंडल का नाम दिया है। तो उसके राज्य मंडल के केंद्र में कौन है? विजिगीषु अर्थात सफलता का इच्छुक या विजय चाहने वाला राजा या राष्ट्र। राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना व वर्गीकरण विजिगीषु के संदर्भ में ही किया गया है। तो मनु का जो राज्य मंडल है उसमें अन्य राज्यों की जो गणना की गई है या वर्गीकरण किया गया है वह विजिगीषु राज्य के संदर्भ में ही किए गए हैं। अब राष्ट्रमंडल या राज्य मंडल में 4 प्रकार के राज्य मनु ने माने हैं। देखिए आप, मित्र हैं, शत्रु हैं, उदासीन हैं और मध्यम। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि राज्य मंडल या राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य मनु ने माने हैं। पहला है मित्र, दूसरा शत्रु, तीसरा उदासीन और चौथा है मध्यम। ठीक है, अब ये किस प्रकार के राज्य होते हैं आप देख लीजिए। मनु कहते हैं कि शत्रु राज्य वे होते हैं जिन राज्यों की सीमाएं आपस में स्पर्श करती हैं या आपस में लगती हैं। ठीक है ना, जिन 2 राज्यों की सीमाएं आपस में टच होती हैं या स्पर्श करती हैं उन्हें मनु ने क्या माना है? शत्रु राज्य। ओके, फिर है मित्र राज्य। मित्र राज्य क्या है? कि शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य। ठीक है ना, जो शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य है, उसकी सीमा पर स्थित जो राज्य है उसको मनु ने मित्र राज्य की संज्ञा दी है। क्लियर? अब है मध्यम, कि मध्यम राज्य कौन से हैं? मनु कहते हैं कि जिस राज्य की सीमाएं शत्रु एवं मित्र दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती है। ठीक है, मध्यम राज्य कौन सा हो गया? जिसकी सीमाएं शत्रु राज्य से भी मिलती हैं और मित्र दोनों से मिलती हैं, वह मध्यम राज्य मनु ने माना है। चौथा है उदासीन राज्य। अब देखते हैं उदासीन राज्य कौन सा है? कि जो इन सभी से भिन्न है या इन सभी से अलग है, जिसकी सीमाएं किसी से नहीं मिलती। ठीक है, उसको उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया है। इस जो ये राज्य मतलब 4 राज्य हैं राष्ट्रमंडल के, इनको हम एक डायग्राम या इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो विजिगीषु राज्य है वह विजय के चाहने वाला है और इसी के संदर्भ में राष्ट्रमंडल का मनु ने वर्गीकरण किया है। तो विजिगीषु राज्य के सीमावर्ती राज्य कौन सा हो गया? शत्रु राज्य। और जो राज्य शत्रु की सीमा से स्पर्श करती है, जिसकी सीमाएं, वह मित्र हो गया। और जिसकी मित्र शत्रु दोनों से स्पर्श करती हैं वह मध्यम हो गया। और इन सभी से अलग कौन सा राष्ट्र हो गया? उदासीन, जिसको बिल्कुल अलग दिखाया गया है इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं हम। मनु कहते हैं कि मनु स्मृति में प्रतिपादित राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी गई है। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रमंडल में जो वर्गीकरण किया है मनु ने राष्ट्रों का, वह 12 संख्या है उनकी। 12 प्रकार के राष्ट्र मनु ने माने हैं। अब देख लेते हैं किस प्रकार के राष्ट्र। विजिगीषु राज्य, बार बार विजिगीषु शब्द आ रहा है तो आप इसको समझ लीजिए कि जो राष्ट्रमंडल का वर्गीकरण किया गया है विजिगीषु अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला राज्य के संदर्भ में किया गया है। ठीक है, विजिगीषु राज्य के अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य अरि या शत्रु, शत्रु को अरि भी कहा जाता है। तो विजिगीषु राज्य के अग्रभाग का जो सीमावर्ती राज्य है वह कौन सा है? अरि या शत्रु माना गया है। ठीक है, इसके पश्चात क्रमशः, मतलब अरि या शत्रु के बाद क्रमशः हम कंटिन्यू चलेंगे तो फिर बात आती है, उसके बाद जो राष्ट्र आते हैं उनका नाम क्या रखा है मनु ने? मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र। ठीक है, ध्यान रखिए ये विजिगीषु राज्य के अग्रभाग के सीमावर्ती राज्य है। जो उसमें पहला है अरि या शत्रु, जिसकी सीमाएं बिल्कुल विजिगीषु राष्ट्र से मिलती हैं। पर उसके बाद मित्र आता है, अरिमित्र आता है, मित्र मित्र और अरिमित्र। इन शब्दों को आप याद रखिएगा। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं पीछे के भाग की, यानी पृष्ठ भाग की। जो विजिगीषु राज्य है उसके पृष्ठ भाग की हम बात करते हैं। तो उसकी जो सीमावर्ती राज्य है वह कौन सा है? पृष्ठ भाग में पार्ष्णिग्रहा। ठीक है, जिस प्रकार अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य कौन था? अरि या शत्रु, उसी प्रकार पृष्ठ भाग का या पश्च भाग का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? पार्ष्णिग्रहा। और इसके बाद क्रमशः आक्रंद, पार्ष्णिग्रहसार और आक्रंदसार। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने वर्गीकरण किया है अग्रभाग और पश्च भाग का। तो अग्रभाग के राज्य हो गए और पृष्ठ भाग या पश्च भाग के हो गए। हम एक बार वापस रिपीट करते हैं। जो अग्रभाग के राज्य हैं वो क्रमशः इस प्रकार हैं। अरि या शत्रु पहला है, उसके बाद मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र। ठीक है ना, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे एक डायग्राम के द्वारा से समझाने का हमने आपको प्रयास किया है। इसी प्रकार पृष्ठ भाग की हम बात करते हैं।
पार्ष्णिग्रह, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सीमावर्ती राज्य है विजिगीषु राष्ट्र के पिछले हिस्से में। फिर उसके बाद क्रमशः आक्रंद, पार्ष्णिग्रहसार और आक्रंदसार, इस प्रकार मनु ने राष्ट्रमंडल के राष्ट्रों का विभाजन किया है। अभी ये संख्या देखना, अब 10 हुई है। अब बाकी 2 राष्ट्र कौन से हैं वो आगे मनु बताते हैं। आक्रंदसार तो कैसे होते हैं, मित्र प्रकृति के, ठीक है ना। जो आक्रंदसार राष्ट्र हैं वो मित्र प्रकृति के हैं, और पार्ष्णिग्रहसार जो हैं वो कैसे हैं, शत्रु प्रकृति के, ठीक है। तो आक्रंदसार और पार्ष्णिग्रहसार, ठीक है। तो आक्रंदसार मित्र और पार्ष्णिग्रहसार शत्रु प्रकृति के राज्य होते हैं। और ये 10 राज्यों की 10 संख्या हो गई है। इसके अलावा 2 राष्ट्र जो कौन से हैं, 2 राज्य कौन से हैं, हमने भी बताया था आपको जब 4 के बारे में पढ़ा था, मित्र, शत्रु के अलावा उदासीन और मध्यम। तो मित्र और शत्रु के अलावा उदासीन और मध्यम, कुल मिला के संख्या हो गई 12। इस प्रकार देखो गिनिए, विजिगीषु पहला राज्य हो गया, फिर अरि या शत्रु, फिर मित्र, फिर अरिमित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र मित्र, ये अग्रभाग के हो गए। फिर चलो आगे, आक्रंद, पार्ष्णिग्रहसार, आक्रंदसार, उदासीन व मध्यम। इस प्रकार 12 राज्य मनु ने अपने मंडल सिद्धांत में जो राज्यों का वर्गीकरण किया है, जिसे राष्ट्रमंडल या राज्यमंडल नाम दिया है, वह मनु ने माने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं कि मनु स्मृति में प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां बताई गई हैं, ठीक है। तो जो 12 राज्य हैं उनमें से प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां हैं। अब प्रकृतियां क्या हैं, इनके नाम आप याद रख लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। पहली प्रकृति है प्रत्येक राज्य की, देखिए अब हर एक राज्य की है, किसी एक राज्य की नहीं है। पहली है अमात्य, ठीक है। अमात्य जो शब्द है वो मंत्री के लिए आया है, हम लोगों ने सप्तांग सिद्धांत के अंदर इस बात को पढ़ा था, अमात्य। फिर है राष्ट्र, फिर है दुर्ग या पुर, ओके। चौथा है अर्थ या कोश, और 5वां है दंड या सैन्य बल। दोबारा देख लीजिए, पहला अमात्य, दूसरा राष्ट्र, तीसरा दुर्ग या पुर, 4 अर्थ या कोश, और 5वां दंड या सैन्य। अभी द्रव्य प्रकृतियां, जो आप लोगों को अजीब वर्ड लग रहा होगा, द्रव्य प्रकृतियां, तो ये समझ लीजिए द्रव्य प्रकृतियां वे हैं जिनसे एक राष्ट्र का निर्माण होता है, जिनको या राष्ट्र के संचालन के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं, या कोई राज्य जो सर्वाइव करता है तो किन चीजों के माध्यम से करता है। तो अमात्य जरूरी होते हैं। राष्ट्र आपको बताया था हमने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत, दुर्ग है जो किला है, पुर अन्य नाम जिसका है या जिसके अंदर राजधानी, जो राजधानी के अंदर दुर्ग या पुर होता है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। अर्थ या जो कोश होता है राजा का, दंड या सैन्य बल, ठीक है ना। तो ये जो राज्य के सफल संचालन के लिए, कि राज्य जो है जीवित रहे, राज्य बना रहे या वो कार्य करता रहे, उसके लिए 5 प्रकृतियां बताई हैं मनु ने, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए राजाओं सहित प्रकृतियों की संख्या 72 मानी गई है। अभी 72 किस प्रकार है इसको हम समझ लेते हैं। देखो हमने इसको, जो राष्ट्रमंडल का जो वर्गीकरण मनु ने किया है, उसको एक डायग्राम के द्वारा, एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाने का हमने प्रयास किया है। तो अग्रभाग और पृष्ठभाग, विजिगीषु राज्य के अग्रभाग और विजिगीषु राज्य के पृष्ठभाग। हम देख लेते हैं अग्रभाग। जो विजिगीषु राज्य का अग्रभाग है उसमें हमने बताया था, पहला जो राज्य है अरि या शत्रु, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, मित्र। फिर अरिमित्र, यानी अरिमित्र हो गया जो शत्रु का मित्र है, अरिमित्र, ठीक है ना। फिर मित्र मित्र, जो विजिगीषु राष्ट्र का मित्र राष्ट्र है, जो ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है, वो उसका मित्र यानी मित्र का मित्र। और अरिमित्र मित्र, यानी जो तीसरे नंबर का है अरिमित्र, यानी जो शत्रु का मित्र है उसका मित्र मित्र के बाद जो है अरिमित्र, अरिमित्र मित्र, ठीक है ना। जो मित्र मित्र राष्ट्र है उसका शत्रु कौन हो गया, अरिमित्र मित्र। दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको हम। विजिगीषु राष्ट्र के अग्रभाग में अरि या शत्रु पहला राज्य है, उसके बाद मित्र, ये मित्र किसका है, विजिगीषु राज्य का। फिर है अरिमित्र मित्र, अरिमित्र, अरिमित्र जो है वह जिसके पड़ोसी राज्य मित्र, उसका शत्रु है। अरि जो शब्द आया है वह शत्रु के लिए आया है, जो मित्र के जो पड़ोस में है वो अरिमित्र यानी मित्र का शत्रु। मित्र मित्र, जो विजिगीषु राज्य का मित्र है उसका ये मित्र है, ठीक है ना। और जो मित्र मित्र राष्ट्र है उसका शत्रु कौन हो गया, अरिमित्र मित्र, ठीक है ना। थोड़ा ये इसको आप प्रयास करोगे समझने का,
आसानी रहेगी। आप इसको बार बार रिपीट किएगा और रिपीट करना, रिवाइज करना इसको। इसी प्रकार हम चलते हैं पृष्ठभाग में। तो पृष्ठभाग में पहला जो राज्य है या पहला जो राष्ट्र है जो विजिक्षु राज्य से जिसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं वो कौन सा है? पार्ष्णिग्रह। पार्ष्णिग्रह जो राज्य हैं वो शत्रु प्रकृति के होते हैं, आपको हमने बताया था। उसके बाद है आक्रंद, ये मित्र प्रकृति का होता है। फिर है पार्ष्णिग्रहसार, ये वापस शत्रु प्रकृति का हो गया। फिर आक्रंदसार, ये मित्र प्रकृति का। तो आप गिनिए इनको। विजिक्षु राज्य के अग्रभाग में खुद विजिक्षु के बाद एक, खुद विजिक्षु, अरिमित्र 2, मित्र 3, अरिमित्र 4, मित्र मित्र 5, अरिमित्र मित्र 6। तो ये 6 हो गए। फिर इसके विजिक्षु को आगे चलिए, पार्ष्णिग्रह, आक्रंद, पार्ष्णिग्रहसार और आक्रंदसार, ये कुल संख्या हो गई इनकी 10। अब 2 राष्ट्र कौन से हैं? एक ऊपर आपको ग्रीन कलर में जो बताया गया है उदासीन, और एक मध्यम। ठीक है, तो उदासीन और मध्यम जो राष्ट्र हैं वो 2, 10 और 2 मिलके 12। अभी आपको हमने बताया था कि प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक राष्ट्र की 5 द्रव्य प्रकृतियां हैं। तो कुल कितनी प्रकृतियां हो गई? 60। और इन 60 प्रकृतियों के साथ अगर हम इन 12 राज्यों को भी शामिल करें तो मनु के अनुसार ये कुल प्रकृतियां कितनी हो गई? 72 प्रकृतियां। ठीक है, आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। राजा का यह कर्तव्य माना है मनु ने कि वह राज्य की रक्षा एवं हित संवर्धन हेतु, राजा का यह कर्तव्य है कि वह राज्य की रक्षा एवं हित संवर्धन हेतु राष्ट्रमंडल में शत्रु एवं मित्र पक्ष के राजाओं की संख्या में उचित अनुपात बनाए रखे। हमने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी कि मंडल सिद्धांत जो है शक्ति संतुलन पर बल देता है। और शक्ति संतुलन कब बना रहेगा? जब किसी विजिक्षु राष्ट्र के शत्रु और मित्र पक्ष के राजाओं की संख्या बराबर रहे या उनके बीच उचित अनुपात रहे। तो राज्य की रक्षा एवं हित संवर्धन, राज्य के हितों के संवर्धन हेतु राष्ट्रमंडल में मित्र पक्ष के राजाओं की संख्या और शत्रु पक्ष के राजाओं की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो उनके बीच उचित अनुपात बनाए रखना चाहिए। मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु शासक के समक्ष उसके सीमावर्ती व अन्य निकटवर्ती राज्यों का, सीमावर्ती व अन्य निकटवर्ती राज्यों का एक विवेक सम्मत और वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, ताकि किसी राज्य विशेष के संबंध में नीति का निर्धारण करते समय यह विचार कर सके कि उसकी नीति अन्य राज्यों पर, उसकी नीति का अन्य राज्यों पर क्या असर होगा, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रतिपादित जो नीति प्रतिपादित की जाएगी कि अन्य राज्यों पर संभावित प्रतिक्रिया व दृष्टिकोण के प्रकाश में राज्य अपनी नीति को अधिक व्यवहारिक व उपयोगी बना सकता है। इंपॉर्टेंट, इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए, मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु शासक के समक्ष उसके जो सीमावर्ती और अन्य सीमावर्ती या निकटवर्ती राज्य हैं उनका एक विवेक सम्मत और वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। किस लिए करता है? ताकि शासक किसी राज्य विशेष के संबंध में अपनी नीति का निर्धारण करते समय यह विचार कर सके कि उसकी नीति की अन्य राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी, और उस प्रतिक्रिया या दृष्टिकोण के प्रकाश में राज्य अपनी नीति को और अधिक व्यवहारिक और उपयोगी बना सकता है। तो यह मंडल सिद्धांत है। आशा है आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। षाड्गुण्य नीति, ठीक है, जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका दूसरा पक्ष क्या है? षाड्गुण्य नीति। अब षाड्गुण्य नीति क्या है हम देख लेते हैं। षाड्गुण्य नीति किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में, ठीक है ना, षाड्गुण्य नीति किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली नीति के विवेक सम्मत विकल्प प्रस्तुत करती है। कि जब एक राजा दूसरे राज्य के साथ संबंध बनाता है तो उसके पास कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प किस राज्य के लिए प्रयुक्त किया जाना है। तो ये षाड्गुण्य नीति राजा को विकल्प प्रस्तुत करती है, विवेक सम्मत है सारे के सारे, ताकि एक राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ किसी विशेष परिस्थिति में उनको अपना सके। अभी 6 गुण बताएं षाड्गुण्य नीति, इसमें 6 गुण हैं या 6 विकल्प हम कहेंगे इनको। पहला है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है यान, चौथा है आसन, पांचवा द्वैधी भाव और छठा है संश्रय। हम इनको एक एक करके हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। राजा को भली भांति विचार विमर्श करने के पश्चात, देखो भली भांति विचार विमर्श करने के पश्चात जो परिस्थितियां होती हैं उसका विचार विमर्श कर ले और जो परिस्थिति मौजूद है उसके अनुसार इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना चाहिए। मनु राजा को सलाह देता है। षाड्गुण्य नीति के अंतर्गत जो 6 विकल्प बताए गए हैं जिन्हें 6 गुण भी कहते हैं, उनमें से एक परिस्थिति के अनुसार एक राजा इनका विवेक सम्मत इस्तेमाल कर सकता है।
आगे बढ़ते हैं हम। पहला देखते हैं संधि। संधि से मनु का क्या तात्पर्य है? राजा द्वारा तात्कालिक मतलब वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए, तात्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेना, ठीक है, उसे मिलन कर लेना या संधि कर लेने को मनु ने क्या कहा है? संधि। जब एक राजा एक राष्ट्र अपने वर्तमान और भविष्य में होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए या ध्यान में रखते हुए जब दूसरे राष्ट्र के साथ मेल स्थापित करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसको मनु ने क्या नाम दिया है? संधि। ठीक है, समझ में आ बात आपको? संधि दो प्रकार की मानी है मनु ने, समान कर्मा संधि एवं असमान कर्मा संधि। ठीक है ना, तो आप याद रखिए संधि का क्या तात्पर्य है और कितने प्रकार की मनु ने संधि मानी है। दूसरा है विग्रह। अब विग्रह क्या तात्पर्य है? राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित या प्रताड़ित करने की इच्छा से जब उसके ऊपर सशस्त्र आक्रमण किया जाता है तो उसे मनु विग्रह का नाम देते हैं। दोबारा देखिए, जब एक राजा दूसरे राज्य को जब जीतना चाहता है या उसे पीड़ित या प्रताड़ित करना चाहता है और उसके ऊपर सशस्त्र आक्रमण करता है, ठीक है, सेना के सहित आक्रमण करता है, सशस्त्र आक्रमण करता है, तो वह विग्रह कहलाता है। मनु ने विग्रह के दो प्रकार बताए हैं। शत्रु पर विजय पाने के लिए शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके जो आक्रमण किया जाता है, शत्रु पर विजय पाने के लिए या शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके जो सशस्त्र आक्रमण किया जाता है, वह विग्रह का प्रथम रूप है। ठीक है, अब दूसरा रूप क्या है? राजा द्वारा किसी मित्र पर किए गए आक्रमण। जब राजा के किसी मित्र पर किसी शत्रु राष्ट्र ने आक्रमण किया है, जब उसका प्रतिकार करने के लिए वह सशस्त्र आक्रमण किसी दूसरे राज्य पर करता है, शत्रु राज्य पर करता है, तो वह विग्रह का दूसरा रूप है। ठीक है, आपको समझ में आई बात? ये तो विग्रह क्या है और उसके दो प्रकार कौन से हैं? तीसरा है यान। अब देख लेते हैं यान क्या है। विजय की इच्छा से, ठीक है, विजय की इच्छा से एवं शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से दूसरे राज्य एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया गया आक्रमण यान कहलाता है। विजय की इच्छा से, जो खुद जीतना चाहता है, विजित होना चाहता है, और शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से। विग्रह और यान में फर्क है। अब देखिएगा, दूसरा विजय की इच्छा से एवं शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया गया आक्रमण यान कहलाता है। इसके भी दो रूप माने हैं। शत्रु को किसी आपत्ति में पड़ा हुआ देखकर जब उसके ऊपर एक राष्ट्र आक्रमण करता है तो वह यान का पहला रूप है। जब शत्रु के ऊपर कोई आपत्ति आई है या किसी विपत्ति या आपत्ति से ग्रस्त है, अगर ऐसी स्थिति में आक्रमण किया जाता है तो वह पहला यान कहलाता है। दूसरा क्या है? मित्र से सहायता लेकर शत्रु राज्य पर आक्रमण करना यान का दूसरा रूप है। तो विजय की इच्छा से शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया गया आक्रमण यान कहलाता है। इसमें दो प्रकार हैं। पहला, शत्रु को किसी आपत्ति से ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करना, या मित्र की सहायता से शत्रु राज्य पर आक्रमण करना। ये दो प्रकार इसके हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। आसन। आसन क्या है? राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर, आप देखिएगा, राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। ठीक है, जब राजा क्या करता है? आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा, युद्ध से उपेक्षा धारण कर वो क्या करता है? युद्ध की प्रतीक्षा करता है, तो वह आसन कहलाता है। मनु ने इसके भी दो प्रकार बताए हैं। अब राजा उपेक्षा धारण कब कर सकता है या युद्ध की प्रतीक्षा कब कर सकता है? सेना या कोष के नष्ट हो जाने पर या उसके कमजोर हो जाने पर या क्षीण हो जाने पर जब राजा द्वारा युद्ध की उपेक्षा धारण की जाती है तो वो पहला आसन कहलाता है। और दूसरा कौन सा है? जब मित्र के अनुरोध करने पर, मित्र के द्वारा सलाह देने पर जब एक राज्य युद्ध से उपेक्षा धारण करता है तो वह द्वितीय आसन कहलाता है। ठीक है, अब जो है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव यानी दो प्रकार का भाव। अब क्या है देख लेते हैं हम। जब एक राजा अपनी सेना के एक भाग को, देखिएगा, जब एक राजा अपनी सेना के एक भाग को यानी उसको विभाजित कर ले दो भागों में, तो एक भाग को किसी स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है। ठीक है ना, तो यह नीति क्या कहलाती है? द्वैधी भाव। राजा क्या करेगा? अपनी जो सेना है वो एक हिस्से को सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है, तो वह द्वैधी भाव कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं।
सेना का कुछ भाग शत्रुओं से रक्षा हेतु सेनापति के अधीन रखा जाता है, ठीक है ना। तो एक भाग तो सेनापति के अधीन रखा गया है ताकि वह शत्रुओं से राज्य की रक्षा कर सके, और दूसरा भाग को क्या करता है, राजा स्वयं अपने साथ किले में रखता है अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। तो द्वैधी भाग हो गया सेना का दो भागों में इस प्रकार विभाजन करना कि एक भाग तो सेनापति के अधीन रहे जो राज्य की रक्षा करे, और दूसरा राजा के पास रहे, किले में या दुर्ग में या पुर में रहे जो राजा की रक्षा करे, उसके बॉडीगार्ड के रूप में हमेशा उसके साथ मौजूद रहे। अब छठा है संश्रय। अब संश्रय देख लेते हैं। संश्रय क्या है? आपत्ति काल में आत्मरक्षा के लिए, ठीक है, आपत्ति काल में आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे शक्तिशाली या बलवान राजा से जब एक राजा या दूसरा राजा शरण प्राप्त करता है तो वो क्या कहता है, संश्रय, ठीक है। जब कोई ऐसा संकट आ जाए राजा के सामने, ठीक है, तो क्या करेगा, अपनी रक्षा के लिए किसी शक्तिशाली या बलवान राजा से शरण प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाता है, संश्रय। तो ये षाडगुण्य नीति के 6 गुण या 6 विकल्प हैं जो राजा अपना सकता है दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय। ये व्यवहारिक सैद्धांतिक पक्ष का दूसरा पक्ष हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे पक्ष की, उपाय। उपाय क्या है? आप लोगों ने सामान्य रूप से अक्सर सुना होगा साम दाम दंड भेद, ये मनु के परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत उपाय के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। हम देख लेते हैं। दूसरे राज्य को अपने पक्ष में जब किया जाने की बात आती है तो मनु जो है 4 उपाय बताता है कि एक राजा को दूसरे एक राज्य को किस प्रकार अपने पक्ष में किया जाए, ठीक है। तो उसके 4 जो विकल्प हैं या 4 जो उपाय हैं, साम दाम दंड भेद, इनको मनु ने उपाय का नाम दिया है, उपाय शब्द कहकर संबोधित किया है। पहला देख लेते हैं, साम। साम क्या है? विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन और आदर भाव देकर उसको अपने पक्ष में करना या उसको अपने अनुकूल बनाना क्या कहलाता है, साम कहलाता है। विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन, प्यार प्रेम से या उसका आदर सत्कार करके उसको अपने अनुकूल बनाना या अपने पक्ष में करना साम कहलाता है। दाम, विपक्षी को धन या संपत्ति देकर उसको अपने पक्ष में करना या उसको अपने अनुकूल बनाना, वो क्या कहलाता है, दाम, ठीक है। दंड, शत्रु को बल प्रयोग द्वारा अपने पक्ष में करना, जैसे उसके ऊपर आक्रमण करना, ठीक है, शत्रु को बल प्रयोग द्वारा या सेना के माध्यम द्वारा उसके अनुकूल हो जाने के लिए, अपने पक्ष में हो जाने के लिए बाध्य किया जाना, क्या कहलाता है, दंड। इसी प्रकार भेद, शत्रु की शक्ति को छीन या नष्ट करने के उद्देश्य से या शत्रु की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से शत्रु पक्ष व उसकी प्रकृतियां मैंने आपको बताई थी अभी, और उसके मित्रों, सहायकों आदि के मध्य फूट डालकर उनके बीच मतभेद उत्पन्न कर देना, क्या कहलाता है, भेद, उनके बीच भेद डाल लेना, ठीक है। शत्रु की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से शत्रु पक्ष व उसकी प्रकृतियों और उसके मित्रों, सहायकों आदि के मध्य फूट डालकर उनके बीच मतभेद उत्पन्न करना, डिवाइड एंड रूल, कि उन लोगों को विभाजित कर दो, ठीक है। राज्य की प्रकृतियां हैं, मंत्री हैं, सहायक हैं, सेना है, उनके बीच अगर फूट डाल दी जाए और उनके बीच मतभेद उत्पन्न कर दिया जाए तो एक राजा की शक्ति अपने आप कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो ये 4 उपाय हैं जब किसी दूसरे राज्य को अगर अपने पक्ष में करना हो तो जो उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं वो 4 उपाय इस प्रकार है। अब बात करते हैं परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष की। तो व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत हमने देखा था कि वो 2 बातों की चर्चा करता है मनु, दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। तो परराष्ट्र संबंधों के सिद्धांत पक्ष में मनु ने दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया। हम देख लेते हैं दूत व्यवस्था के बारे में मनु क्या कहते हैं। परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए मनु ने दूतों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की है कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में जो दूत होते हैं उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। हमारे जैसे वर्तमान हम कहें दूत, यानी जो राजदूत शब्द यूज किया जाता है, एम्बेसडर वर्ड यूज किया जाता है, यही वो लोग होते हैं जो एक राज्य और दूसरे 2 राज्यों के बीच संबंधों का संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं ताकि 2 राज्यों के संबंध अच्छे बने रहें। परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए मनु ने दूतों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की है। उसके अनुसार राज्य के मैत्रीपूर्ण अथवा अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार कौन होते हैं, दूत ही होते हैं। तो कि 2 राज्यों की मित्रता या शत्रुता के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं या मूल आधार कौन होते हैं, दूत। दूत ही अन्य राज्यों के साथ संधि विग्रह आदि का आधार होते हैं। जो षाडगुण्य नीति में 6 विकल्प बताए गए हैं उनका आधार, उनमें से जैसे संधि विग्रह यान आसन, तो वो लोग ही होते हैं कि इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाए, दूत ही इस बात का आधार होते हैं या इसी से
निर्धारित होता है दूतों के माध्यम से ही। अब मनु दूतों की योग्यताओं का वर्णन करते हैं, हम इनको देख लेते हैं। जैसे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, इंगित, आकार, चेष्टा को जानने की क्षमता। इंगित का मतलब होता है वचन तथा स्वर आदि को समझने वाले भाव, ठीक है ना। इंगित कि कोई किस प्रकार के इशारा कर रहा है, उसकी भाषा का जो तरीका क्या है, इनको समझना। आकार और चेष्टा, क्रोध सूचक भाव जैसे नेत्रों का लाल होना, भौहें टेढ़े होना, इन सबको के हाव भाव को जानने वाले व्यक्ति होने चाहिए दूत जो है। फिर है उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए, वह चतुर होना चाहिए, कुलीन, स्त्री आसक्ति, मद्यपान से रहित होना, षड्गुणों में प्रवीणता, धर्म अर्थ काम से भी शत्रुओं के पक्ष में नहीं आना, कि उसको शत्रु अगर धर्म अर्थ काम के द्वारा उसको अपने पक्ष में करने का प्रयास करे तो वह उनके पक्ष में नहीं आए। गणितज्ञ होना चाहिए, निर्लोभी व धर्मयुक्त होना चाहिए, उसको विभिन्न लिपियों का ज्ञान होना चाहिए, और प्रसंगानुसार परिस्थिति अनुसार कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, और उसको विश्वास पात्र होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कई सारी जो विशेषताएं हैं दूत के लिए आवश्यक मानी हैं। शुद्ध, अनुरक्त, चतुर, तीव्र स्मरण शक्ति, देश काल के अनुरूप निर्भय एवं वाक्पटु, ये मनु ने इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको दूत के रूप में नियुक्त किया जाना की सलाह दी है कि इस प्रकार के लोगों को दूत राजा के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की। मनु के अनुसार गुप्तचर दूसरे राज्य की शक्ति एवं दुर्बलताओं तथा व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करके अपने राजा तक पहुंचाता है। गुप्तचर क्या करता है कि दूसरे राज्यों की जो शक्ति है, उनकी दुर्बलताएं हैं, उनका जो शासन व्यवस्था है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करके वो अपने राजा तक पहुंचाता है। साथ ही वह अपने राज्य में रह रहे दूसरे राज्यों के गुप्तचरों का, तो भाई एक राजा जब दूसरे राज्य में गुप्तचर भेजता है तो अन्य राज्य भी इस राज्य में भेजेंगे, तो वह जो अपने राज्य में गुप्तचर होते हैं उनका पता लगाकर राजा को सूचित करता है। तो दूसरे राज्यों के बारे में पता लगाना कि उसकी क्या शक्ति है, क्या दुर्बलताएं हैं, क्या शासन व्यवस्था है आदि। इसी प्रकार अपने राज्य में जो गुप्तचर घूम रहे हैं उनके बारे में पता लगाकर राजा को सूचना पहुंचाना गुप्तचर का कार्य मनु ने माना है। अब 5 प्रकार के गुप्तचर मनु बताते हैं मनुस्मृति के अंतर्गत कि किस प्रकार के गुप्तचर होते हैं। तो पहला गुप्तचर उसका नाम है कापाटिक, दूसरा है उदास्थित, तीसरा है गृहपति, चौथा है व्यापारी और 5वां है तापस। अभी किस प्रकार के होते हैं इनको हम देख लेते हैं। मनु के अनुसार ढीठ, कपट व्यवहार में दक्ष तथा जीविका का इच्छुक, यानी ढीठ हो, कपट व्यवहार में कुशल हो, दक्ष हो और जीविका का इच्छुक, ऐसा व्यक्ति यदि गुप्तचर का कार्य करता है तो कौन सा गुप्तचर कहलाता है? कापाटिक। तो कापाटिक के क्या लक्षण है? ढीठ होता है, कपट व्यवहार में दक्ष होता है, कपट भी जानता है वो, और जीविका का इच्छुक, यानी जीविका अर्जन का जो इच्छुक है, भाई जीविका प्राप्त करना के लिए जो कार्य करता है। दूसरा है उदास्थित। मनु के अनुसार जो संन्यास धर्म से, आपको बताया था अपने जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो मनु ने कहा है कि संन्यास धर्म से जो पतित हो गया है और जो बुद्धिमान है, शुद्ध अंतःकरण वाला है और जीविका का इच्छुक है, अगर ऐसा व्यक्ति गुप्तचर का कार्य करे तो वो उदास्थित गुप्तचर कहलाता है। संन्यास धर्म से पतित, बुद्धिमान, शुद्ध अंतःकरण और जीविका का इच्छुक, ये उसके लक्षण है। गृहपति जो जीविका से रहित है और किसान के रूप में रहता है, ठीक है, जो जीविका, उसके पास जीविका के साधन नहीं है और किसान के रूप में रहता है, और वो कृषि के स्थान पर जब गुप्तचरी का कार्य करता है तो वह गृहपति गुप्तचर कहलाता है। समझ में बात आपको कि जीविका से हीन या जीविका से रहित, किसान के रूप में रहने वाला लेकिन कृषि कर्म के स्थान पर गुप्तचर के रूप में कार्य करने वाला गृहपति गुप्तचर कहलाता है। नेक्स्ट है व्यापारी। व्यापारी के रूप में रहने वाला और जीविका रहित व्यक्ति, मतलब जीविका रहित व्यक्ति है लेकिन व्यापारी के रूप में रहता है तो वो व्यापारी गुप्तचर हो गया। ऐसे ही तापस, तपस्वी के वेश में जो रहकर गुप्तचर का कार्य करता है तो वह तापस गुप्तचर कहलाता है। तो बच्चों, आज जो व्याख्यान था हमारा मनु के परराष्ट्र संबंधों का, उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा उसके परराष्ट्र संबंधों के सिद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया है। आशा है आपको ये सब जानकारी समझ में आई होगी और आप इस समस्त जानकारी को पीडीएफ फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और इसी क्रम में हम आगे जारी रखेंगे हमारे व्याख्यान को दूसरे वीडियो में युद्ध संबंधी विचार, जो भी उसके परराष्ट्र संबंधों से संबंधित है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।